प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज का यह वीडियो बीए द्वितीय सेमेस्टर भूगोल विषय के विद्यार्थियों को समर्पित है। प्रथम सेमेस्टर में भौतिक भूगोल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। द्वितीय सेमेस्टर में मानव भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में मानव भूगोल के असाइनमेंट टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। असाइनमेंट टॉपिक को कितनी कॉपी में लिखना है, कितने प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न को कितने पेज में लिखना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, द्वितीय सेमेस्टर भूगोल विषय की परीक्षा जून में होने जा रही है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी लोग परीक्षा में सर्वोत्कृष्ट करने का प्रयास करेंगे और अच्छे अंक भी हासिल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों व छात्रों के बीच में शेयर करिएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट है, नीचे 10 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। कोई भी वैकल्पिक नहीं है, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का है। इस प्रकार से 15 प्रश्नों इस प्रकार से यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 15 अंक के हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं और सभी 10 प्रश्नों को विस्तार से लिखना है। सारे प्रश्न लॉन्ग टाइप हैं, इसलिए असाइनमेंट की एक कॉपी में आना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, असाइनमेंट की 2 कॉपी खरीदना है, मोटी वाली, और दोनों को आपस में अटैच कर देना है। और दोनों को जब आप मिला करके अटैच कर देंगे, एक मोटी कॉपी बन जाएगी असाइनमेंट की, जिसमें आपके सभी 10 प्रश्न आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ सभी प्रश्नों में आपको डायग्राम और मैप का प्रयोग करना है। डायग्राम और मैप के लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल वाली सीट ले लेना है और सभी को जहाँ पर जिस प्रश्न पर जिस डायग्राम का उपयोग करना हो, उस सीट पर उस डायग्राम या फिर मैप को बना करके वहाँ पर आपको क्वेश्चन वाइज अटैच करना होगा। प्रत्येक प्रश्न को 2 पेज में दोनों तरफ में आपको लिखना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4 पेज आपको लिखना है। डायग्राम और मैप जो बनाएंगे वो पेज अलग होगा। तो यहां पर पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से लिखो। तो सबसे पहले आपको मानव भूगोल की हेडिंग डालना है, 2-3 लाइन की भूमिका या फिर सारांश लिखना है। इसके बाद आप वहाँ पर लिखेंगे, अगली हेडिंग होगी मानव भूगोल का अर्थ। मानव भूगोल का अर्थ लिखेंगे। इसके बाद मानव भूगोल की परिभाषा डालेंगे, उसको लिखेंगे, और विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानव भूगोल का अन्य विषयों से किस प्रकार से संबंध है, इस पर भी आप चर्चा करेंगे। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, निम्न संकल्पनाओं के बारे में विस्तार से लिखिए। पहला है नियतिवाद, जिसको निश्चयवाद कहते हैं, डिटर्मिनिज्म। दूसरा है संभववाद, जिसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं। और तीसरा है नवनियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म, या फिर वैज्ञानिक निश्चयवाद, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। इन तीनों संकल्पनाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया था। अब यहाँ पर इन संकल्पनाओं को समझाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल इतना ही बताया जा रहा है किस प्रकार से आपको फ्रेमिंग करना है
किस प्रकार से आपको लिखना है। तो इन तीनों संकल्पनाओं को अलग अलग हेडिंग डाल करके लिखना है और इन तीनों का एक आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे पहला होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रमुख संकल्पनाएं, दूसरा लिखेंगे प्रतिपादक, तीसरा लिखेंगे अन्य विद्वान और चौथा क्या होगी, मुख्य संकल्पना। इस प्रकार से आपको डिवाइड करके बना लेना है। यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे संकल्पना, यहाँ पर प्रतिपादक, यहाँ पर अन्य विद्वान, यहाँ पर मुख्य संकल्पना। मुख्य संकल्पना या फिर मेन पॉइंट, इस पूरी संकल्पना का की पॉइंट क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर आप डालेंगे नियतिवाद, नियतिवाद के प्रतिपादक यहाँ पर लिखेंगे, फिर नियतिवाद के अन्य विद्वान लिखेंगे और फिर नियतिवाद की पॉइंट क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। कोई महत्वपूर्ण परिभाषा भी होगी उसको भी यहाँ पर डाल देंगे। ऐसे ही फिर इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे संभववाद, संकल्पना का नाम है संभववाद, इसका प्रतिपादक यहाँ पर लिखेंगे। संभववाद से संबंधित अन्य विद्वानों के नाम यहाँ पर लिखेंगे और फिर संभववाद की पॉइंट क्या है, मुख्य संकल्पना क्या है, उसको एक लाइन में यहाँ पर लिखेंगे या फिर अन्य कोई परिभाषा है विद्वानों की वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद है नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक, अन्य विद्वान और यहाँ पर फिर महत्वपूर्ण जो संकल्पना है उसके की पॉइंट, यहाँ पर मुख्य जो बातें हैं उसको आप एक लाइन के अंतर्गत लिखेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो ये परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसा टेबल बनाते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रवास की। प्रवास क्या होता है ये सब आप जान ही रहे हैं, क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है। प्रवास में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, एक होती है उत्प्रवास और दूसरी होती है आप्रवास। एक व्यक्ति जब अपने मूल स्थान को छोड़ता है, मूल स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर बस जाता है, तो जिस स्थान को छोड़ता है उसको वहाँ पर उत्प्रवास कहा जाता है और उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहा जाता है। जिस स्थान पर जाकर के बसता है वहाँ के लिए वह आप्रवास होता है और उस व्यक्ति को आप्रवासी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ये मान लीजिए प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है और ये अयोध्या है। ये प्रयागराज है और एक अयोध्या है। कोई व्यक्ति प्रयागराज को छोड़ करके अयोध्या में बस जाता है। प्रवास अल्पकालिक भी हो सकता है, दीर्घकालिक भी हो सकता है थोड़े दिन के लिए जाए, घूम करके फिर आ जाए। तो जब वो स्थान छोड़ेगा तब प्रयागराज के लिए वो क्या होगा, उत्प्रवास, और उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहा जाएगा। वहीं अयोध्या के लिए क्या कहा जाएगा, आप्रवास, और उस व्यक्ति को आप्रवासी कहा जाएगा। प्रवास से संबंधित अन्य सभी बातों को डिटेल से समझाया गया है और इसको आपको लिखना है। इसके बाद प्रवास के कारण क्या है, क्यों प्रवास होता है, और दूसरे क्या है इसके प्रभाव क्या होते हैं, इन पर आपको विस्तार से लिखना है। इसके बाद है यहाँ पर कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। पहला है जनाधिक्य ओवर पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन, और तीसरा है अल्प जनसंख्या अंडर पॉपुलेशन। ये तीनों संकल्पनाएं संसाधनों के संदर्भ में है। जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति को जनाधिक्य कहा जाता है। जब वहाँ की जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है तो उसको जनाधिक्य कहा जाता है। जब वहाँ की जनसंख्या संसाधनों की तुलना में बराबर होती है तो उसको अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। इसके बाद जब किसी देश की जनसंख्या वहाँ के संसाधनों की तुलना में कम होती है तो ऐसी जनसंख्या को अल्प जनसंख्या अंडर पॉपुलेशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम खाद्य पदार्थों की अगर बात किया जाए
तो अगर एक तरफ हम संसाधन ले लें, एक तरफ हम रिसोर्स ले लेते हैं और दूसरी तरफ पॉपुलेशन है। यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर 10 व्यक्तियों के लिए थाली लगाई गई है, 10 व्यक्तियों के लिए, और यहाँ पर जो खाने वाले हैं वो 15 या 20 लोग आ जाते हैं, मतलब 10 से ऊपर आ जाते हैं, 10 से ऊपर 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति को जनाधिक्य कहा जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों या फिर संसाधनों की अपेक्षा यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, तो इसको जनाधिक्य कहेंगे। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी होगी, भुखमरी होगी और बीमारी होगी, ये सारी चीज़ें आपको जनाधिक्य में देखने को मिलती हैं। देश का विकास भी अवरुद्ध होने लगता है। तो ये सिंपल सी बात थी। इसी तरह से अनुकूल जनसंख्या 10 लोगों के लिए, यहाँ पर 10 लोगों के लिए हमारे पास खाना है और खाने वालों की संख्या भी 10 है। ऐसी स्थिति को अनुकूल जनसंख्या कहा जाता है। ऐसी स्थिति में देश जो है विकास की राह पर बढ़ता जाता है। तीसरी है अल्प जनसंख्या। जब हमारे पास थाली तो खाने के लिए 10 लोगों के लिए लगी है, किंतु खाने वालों की संख्या 10 से कम है, वो 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। कुल मिलाकर के हमारे पास संसाधन तो है, पर उनको उपयोग करने वाले लोगों की संख्या नहीं है। ऐसे देश प्राकृतिक संसाधनों के भंडार से भरपूर होता है, किंतु वहाँ पर जनसंख्या की कमी के कारण वह देश, उस देश के संसाधनों का विकास नहीं हो पाता है, उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए उस देश का विकास नहीं हो पाता है। अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के अनेक देश हैं जो अभी भी अल्प जनसंख्या की स्थिति में है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां जनाधिक्य की स्थिति में है। फिर इसके बाद अगला है, भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले अधिवासों पर प्रकाश डालिए। अधिवास मतलब सेटलमेंट, मानो कि जो घर बनाए जा रहे हैं वो उसका भारत के संदर्भ में लिखना है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यहाँ पर स्टेट वाइज की अगर बात किया जाए तो हर राज्य में घर अलग अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो इन अधिवासों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में, साथ ही साथ घरों को बनाने में किस सामग्री का उपयोग हो रहा है, उसकी छत कैसे बनाई जा रही है, आंगन कैसे बनाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से प्रकाश डालना है। मानव की प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के बारे में लिखिए। मनुष्य की प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं जैसे शिकार करना है, मत्स्य पालन करना है, कृषि करना है, पशुचारण करना है, इन सभी आर्थिक क्रियाओं के बारे में आपको लिखना है। विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश, यहाँ पर आपको सर्वप्रथम लिखना है सांस्कृतिक प्रदेश की संकल्पना क्या है। इसके बाद विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में आपको बताना है कि विश्व को इतने सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और प्रत्येक सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है। सांस्कृतिक प्रदेश क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र या प्रदेश जहां की धर्म, भाषा, सोच, तौर तरीके, खाने पीने का ढंग, शादी विवाह के तरीके आसपास के क्षेत्र से भिन्न होते हैं, उसको एक सांस्कृतिक प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति, किर्गिज जनजाति तथा बुशमैन जनजाति के बारे में विस्तार से लिखना है। एस्किमो जनजाति की सर्वप्रथम उसकी स्थिति पर बात करेंगे, स्थिति एवं विस्तार। एस्किमो जनजाति की लोकेशन क्या है, आप विश्व के मानचित्र पर बनाएंगे। इग्लू के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है, उसका भी डायग्राम बनाएंगे। एस्किमो जनजाति के आवास होते हैं। ऐसे ही किर्गिज जनजाति, उसकी लोकेशन दिखाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। बुशमैन जाति की भी आप लोकेशन दिखाएंगे। विश्व के मानचित्र पर इन सभी जनजातियों को आपको दिखाना है, साथ ही साथ लिखना है।
जब एस्किमो जनजाति की बात करेंगे तो विश्व का मानचित्र बनाएंगे और उस पर एस्किमो जनजाति जहाँ जहाँ भी निवास करती है वहाँ पर आप इसको लिखेंगे। साथ ही साथ उसके लैटिट्यूड्स पर भी आप बात करेंगे कि किन अक्षांशों से लेकर के किन अक्षांशों के बीच में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। इसी तरह से किर्गिज जनजाति और इसी तरह से बुशमैन जनजाति के बारे में आप लिखेंगे। भारत की प्रमुख जनजातियाँ जिसमें थारू जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, इनकी लोकेशन क्या है, संस्कृति क्या है, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, इन सभी बातों पर आपको विस्तार से प्रकाश डालना है। थारू जनजाति, पहले आपको जब थारू जनजाति लिखेंगे तो सबसे पहले स्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे और स्थिति एवं विस्तार में आपको वहाँ पर भारत के किस राज्य में पाई जाती है, उस राज्य में उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पर आप जो है मैप पर उसको दिखाएंगे। इसी तरह से गोंड जनजाति और इसी तरह से संथाल जनजाति। तो पहला है उसकी स्थिति एवं विस्तार के बारे में लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, मैप बनाएंगे। इसके बाद उसका रहन सहन, खान पान, शादी विवाह, वेशभूषा, इन सब के बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद है विश्व में जनसंख्या का वितरण। विश्व में जनसंख्या के वितरण के बारे में आप विस्तार से लिखेंगे। सभी महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण दिखाएंगे, किन किन देशों में जनसंख्या कितनी कहाँ पर पाई जाती है, उस पर टेबल भी बनाएंगे। और महाद्वीप के अनुसार साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो जनसंख्या के पुंज हैं, जहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में घनी रूप में बसी हुई है, उनको भी मानचित्र में आप विस्तार से दिखाएंगे। इस प्रकार से यदि आप असाइनमेंट तैयार करके लाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सभी छात्रों को इसके लिए अलग से डेट बताई जाएगी कि असाइनमेंट कब आपको विभाग में आकर के जमा करना है। लेकिन सभी को एक काम करना है, परीक्षा देने से पूर्व, मुख्य परीक्षा से पूर्व आपको असाइनमेंट तैयार कर लेना है ताकि परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करें और असाइनमेंट का फ़ायदा आप परीक्षा में उठा पाएँ। परीक्षा के बाद यदि आप असाइनमेंट तैयार करते हैं तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा तो मिलेगा लेकिन केवल 15 अंकों का असाइनमेंट के नाम पर फ़ायदा मिलेगा, थ्योरी में आप इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप सभी से कहना है कि सभी लोग परीक्षा से पहले ही असाइनमेंट तैयार करिए ताकि परीक्षा में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें, अच्छे आप अंक ला सकें। तो बच्चों, इस वीडियो को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो का लिंक आपको भेज दिया जाएगा और समय मिलने पर एक एक टॉपिक पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी ताकि परीक्षा से पूर्व एक बार पुनः रिवीजन करा दिया जाए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।